आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में MHRD की याचिका कल की तारीख में दाखिल हो जाएगी। ये याचिका आप सभी लोगों की संविधान पीठ में होगी और 28 मई सन 2018 की अधिसूचना के रद्द किए जाने के संदर्भ में ये याचिका पड़ रही है। इसमें केंद्र सरकार स्वयं डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी और केंद्र सरकार अपना पक्ष, अपना तर्क अटॉर्नी जनरल के माध्यम से इसको रखवाएगी। ये आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये मुद्दा संविधान पीठ में जाने के बाद तमाम वो मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे जो कि बीएड विद्यार्थियों के लिए समस्याओं का सबब बने हुए हैं। बहुत से डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। उनमें भाई बहनों से बोल देना चाहता हूं, भले ही वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी होगी तो उसमें बीएड डिग्री धारकों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि एनसीटी के माध्यम से उनको परमिशन लेटर प्राप्त हो चुका है। तो ये मत आप लोग सोचिएगा कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो केवल डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी उसमें अप्लाई करेंगे, बीएड वाले बाहर रहेंगे। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन ने परमिशन लेटर प्राप्त कर लिया एनसीटी के माध्यम से, जहाँ पे योग्यताओं में शिथिलता आदि की बात कही गई है 5 वर्षों के लिए। तो ये तो चलिए ठीक है, सही है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें ओपन कब होंगी? ओपन तब होंगी जब आपका टीईटी का विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। उसके पहले भी गवर्नमेंट की उद्घोषणा आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ रही है, अप्रोच उसका बिल्कुल भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चैनल को आप सभी लोग सहयोग करिए, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बिहार के जो बीपीएससी ने याचिका डाली है, बिहार सरकार ने डाली है, उसमें बीएड विद्यार्थियों को एलिजिबल किए जाने के संदर्भ में कब की तारीख लगी है, कैसे सुनवाई होगी, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसमें महाधिवक्ता पार्टिसिपेट करेंगे बिहार सरकार की तरफ से। सर्वोच्च न्यायालय में वो तर्क रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद वो मांग करेंगे कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम बीएड विद्यार्थियों के साथ रिजल्ट आदि को जारी करके इनको नियुक्तियां प्रदान कर सकें, ठीक है ना। और चूँकि ये प्रक्रिया आपकी चल रही थी, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों की सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आप लोगों को रिलैक्स मिल भी जाएगा, ठीक है ना। और जो MHRD आपकी याचिका करने चल रही है विस्तृत बेंच में, इस याचिका के माध्यम से पुनः 28 मई सन 2018 की उस अधिसूचना को, जिसे अल्ट्रा वायरस कर दिया गया था जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उसी आदेश पर मोहर लगा दी और डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को एलिजिबल बताया, बीएड वाले विद्यार्थियों को अनएलिजिबल करार दिया। लेकिन ये परिस्थितियां आप सभी लोगों की बहुत जल्दी बदलने वाली हैं और जिस तरीके की अप्रोच के साथ केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी उसका एडवांटेज बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम सभी लोगों का प्रयास एक ऐसे मुकाम पे पहुंच रहा है जो मुकाम आप सभी लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। क्यों? क्योंकि केवीएस का रिजल्ट जारी होने चल रहा है। उसके पहले क्लेरिफिकेशन याचिका, पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद अब बिहार सरकार पे नज़रें सभी की हैं, हम सभी लोगों की भी खास उम्मीदें हैं और ये कोई आखिरी चांस नहीं है बीएड विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। देवेश शर्मा जी जो बीएड के मुख्य याचिकाकर्ता थे और साथ ही साथ उन्होंने भी काफ़ी सारी याचिकाएं की। अब हम सभी लोगों की टीम के सदस्यों के माध्यम से भी तैयार की गई याचिकाएं जब MHRD के पास रखी गई तो उन्होंने उसमें कई कमियां बताईं और उन कमियों को दूर करते हुए उसको पौष्टिक जो है, मतलब उसकी पुष्टि कर दी है और उसको संपूरक बताया है इस चीज़ को लेकर के।
कि यह याचिका संपूरक तरीके से है, सप्लीमेंट है, तो इसमें पोषणीय हो सकती है ये, और इसे सर्वोच्च न्यायालय एक्सेप्ट भी करेगा और इस पर सुनवाई भी होगी। बिहार सरकार की याचिका एक्सेप्ट भी हुई और सुनवाई के लिए वो आगे भी बढ़ाई गई और 9 तारीख की उसकी डेट लगी हुई है। 9 अक्टूबर को एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी के घमासान सर्वोच्च न्यायालय में पुनः जीवंत तो होने चल रहा है। विद्यार्थी कहते हैं जब सरकार फेवर में है तो अध्यादेश क्यों नहीं लागू करते। अध्यादेश को लेकर के अगर हर कदम पे अध्यादेश की मांग की जाएगी या अध्यादेश लागू किया जाएगा तो इससे जो इकहरी हमारी न्याय व्यवस्था है उस पर चोट पहुंच सकती है, ठीक है ना। संघीय शासन और आपके सर्वोच्च न्यायालय में जमीन आसमान का फर्क है। वो स्वतंत्र एक संस्था है और जो निष्पक्ष न्याय करती है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की भावनाओं का या किसी भी प्रकार के आंसुओं, दर्द, तकलीफ़ों का, दर्दों का कोई वहाँ पे महत्व नहीं रखा जाता। यदि ये सारी चीज़ें न्यायमूर्ति महोदय लोग देखने लगेंगे तो उनके लिए न्याय करना कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि बीएड विद्यार्थियों के भविष्य के लिए स्वयं केंद्र सरकार जिम्मेदार है और केंद्र सरकार ने ही इन्हें एलिजिबिलिटी प्रदान की थी और उसी अधिसूचना के माध्यम से, क्योंकि 2 धड़े हो गए हैं। एक धड़ा मांग कर रहा है क्या कि हमें 28 मई सन 2018 से 2023 तक जितने बीएड के डिग्री धारक हैं सबको वैलिड कर दिया जाए। उसके पहले वाले कहाँ जाएंगे बेचारे, उनको भी वैलिड होना चाहिए। अगर एक ही डिग्री को लेकर के 2 नियम बनाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 1 जनवरी सन 2012 तक बीएड के विद्यार्थी पीआरटी में एलिजिबल थे और साथ ही साथ अभी 3 वर्षीय बीएड प्लस एमएड ये अभी भी एलिजिबल है। तो अगर वो एलिजिबल हो सकता है तो 2 वर्षीय क्यों नहीं हो सकता, है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस कमेटी की रिपोर्ट आनी है, ये कमेटी आप सभी लोगों को मैं बता दूं, उसमें 4 सदस्यीय कमेटी में कई विषय विशेषज्ञ भी और साथ ही साथ एमएचआरडी के अधिकारी भी और उसके बाद में आप सभी लोगों को एनसीटी के भी लोग उसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से स्टार्ट हो चुकी हैं और सारे पदों का डिवाइडेशन कंप्लीट किया जा रहा है। जिस तरीके से 4-5 बड़े विषयों का डिवाइडेशन हो चुका है कि किस वर्ग में कितनी कैटेगरी में सीटें रहेंगी, ये सारी चीज़ें अब कन्फर्म हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। शेष अन्य विषयों की भी क्लेरिफिकेशन तेज़ी से चल रहा है और इसे हर हाल में अक्टूबर 9 तक कंप्लीट करने की जिम्मेदारी दी गई है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। आरक्षण वाइज आप सभी लोगों को सीटों का पूरा आवंटन करने के बाद लोक सेवा आयोग को एनओसी दे दी जाएगी, भैया आप विज्ञापन जारी कर सकते हो। और बीएड के समकक्ष क्या रखा जाना है ये भी क्लियर हो गया। बीएड के समकक्ष केवल बीएड रहेगा और एलटी रहेगी। अगर एलटी, अब तो कोर्स बंद हो चुका है, लेकिन जो विद्यार्थी एलटी हैं उनकी भी डिग्री वैलिड रहेगी और साथ ही साथ आप सभी लोगों को विशिष्ट बीएड उसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। चाहे वो दूरस्थ शिक्षा हो, चाहे आपका रेगुलर क्लासेस हो, ये सभी डिग्रियां वैलिड रहेंगी। चाहे वो आपका ओपन यूनिवर्सिटी से हो, चाहे राजर्षि टंडन से हो, चाहे किसी भी संस्थान से हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से आप सभी लोगों को ये चीज़ें प्राप्त करनी होंगी। अगर आपने इस डिग्री को होल्ड किया हुआ है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्नातक प्रशिक्षित स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तब आप एलटी भर पाएंगे। अब परास्नातक में आपका विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक की डिग्री और आपका प्रशिक्षण होना चाहिए, तब आप लेक्चरर भर पाएंगे, जीआईसी लेक्चरर। और इसका आवेदन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज जन सूचना अधिकारी महोदय के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी सर ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों की जो तैयारियां हैं वो 22 अक्टूबर तक विज्ञापन को जारी करके आवेदन लेने की प्रक्रियाओं से गुजरना है। आप सभी लोगों को बहुत जल्दी एक विज्ञप्ति देखने के लिए मिलने वाली है जो कि ओटीआर के संदर्भ में होगी, क्योंकि हमने इस बात की भी शिकायत की है कि ओटीआर के लिए आपकी वेबसाइट बिल्कुल सही नहीं चल पा रही है ना। विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, पूरा फॉर्म सबमिशन होने के बाद जब उस पर ओटीपी के लिए क्लिक किया जाता है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों पे आपका क्लियरेंस होगा, है ना, तो ओटीपी आती ही नहीं है। और जब फिर
कैसे मैसे करके अगर वो करते हैं तो ब्लैंक हो जाता फॉर्म ही, इतना भरने के बाद सारी मेहनत डांड हो जाती है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग OTR जरूर कर लीजिए, क्योंकि OTR लगभग सभी प्रकार की वैकेंसियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, तो आप सभी लोग OTR जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके TGT PGT को लेकर के। TGT PGT 2022 के लिए बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिल रही होंगी। मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ। TGT PGT के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है, ये गठन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही अब देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इसकी नियमावली आदि की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की बहुत तीव्रतम गति से स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है ना। अब चूँकि गवर्नमेंट भी जानती है इलेक्शन का टाइम आ रहा है और सारी अपॉर्चुनिटी को निभाने के बाद आप लोगों को क्लियरेंस मिल जाएगा, फटाफट आयोग बनेगा, फटाफट आप सभी लोगों के एग्ज़ाम शेड्यूल आज जारी किए जाएंगे। आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस स्नेह और आशीर्वाद अपना बनाए रखिए इस चैनल पे और चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए भी स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ, यूपी कांस्टेबल और UPSI के विज्ञापन को जारी करने के लिए NIC के पास लेटर भेजा जा चुका है आज की तारीख में। मतलब अब आपके विज्ञापन की प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से स्टार्ट की जाएंगी। तब तक आयु वर्ग की जो छूट है उसके संबंध में भी हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका लगी है, जिस पे सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया था, ये जवाब दाखिल होने के बाद, याचिका पे सुनवाई होने के बाद सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। ठीक है ना। सरकारी जवाब दाखिल होने के बाद, वैसे अपर महाधिवक्ता महोदय से बातचीत करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया था कि सरकार की मंशा है विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन देने की, क्योंकि 2018 के बाद कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। अतः गवर्नमेंट भी चाहती है और मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय को एक प्रस्ताव दिया था कि आप आयु वर्ग की छूट भर्तियों में प्रदान कर दीजिए। भर्तियां आप सभी लोगों की जितने रिक्त पद हैं उन सभी पदों का ब्यौरा भेजा जा रहा है और इतने सारे पद रिक्त होने के बाद आप सभी लोगों को अब कंटिन्यू भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़िए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि ये तैयारी आप सभी लोगों के लिए बहुत बेमिसाल होने वाली है। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स चाहिए, जो परिवर्तित नोट्स हैं, जो इस समय प्रेजेंट टाइम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, आप सभी लोग ये नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो भाई बंधु हैं, अभी मैं व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी और इस व्यस्तता के कारण ही मैं कोई कार्य नहीं कर पा रहा था। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग यदि हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, फटाफट आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके TGT PGT 2016-2021 के हमारे भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ जाइए। याची लाभ यदि आपको प्राप्त करना है तो, ठीक है ना, क्योंकि समय बेहद कम है। आज 4 तारीख हो गई, अभी आप सभी लोगों के पास केवल और केवल 4 दिन का समय शेष है। 9 तारीख को ये लिस्ट जब जमा हो जाएगी तो मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए अगर जुड़ना है तो जुड़ जाइए। याद रखिए 830 32 72 282 ये इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, शुभ रात्रि।